नमस्कार प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का अगेन एनसीईआरटी ऑन टिप्स यूट्यूब चैनल पर। और आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। और चलिए, एक और नया पड़ाव, एक और नया चैप्टर शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी का साथ और सपोर्ट चाहिएगा। और चैप्टर जो स्टार्ट किया है वो क्लास 11th से बिलोंग करता है। बेसिकली जो चैप्टर है वो क्लास 11th का चैप्टर है। कौन सी क्लास का चैप्टर है, वहाँ पे जाऊँगा। कौन सी क्लास का चैप्टर है? 11th का चैप्टर है। 11th का एनसीईआरटी के हिसाब से देखा जाए तो सेकेंड लास्ट चैप्टर है। और ये चैप्टर आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर। ये जो चैप्टर आता है आपका ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर, मानव कार्यकी के अंदर आता है। ह्यूमन ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर ये आपका चैप्टर आता है। चैप्टर का नाम है आपका तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय। तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय, ये जो है वो आपके चैप्टर का नाम है। चैप्टर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ही प्यारा चैप्टर है और अच्छा चैप्टर है और आसानी से समझ में भी आता है स्टूडेंट को। इतना ज़्यादा दिक्कत वाला और कठिन चैप्टर नहीं है, बहुत आसान है। अच्छे से अपन करेंगे और एनसीईआरटी से ही करेंगे, क्योंकि हम एनसीईआरटी हाईलाइट सीरीज़ के अंतर्गत ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो अपन एनसीईआरटी से इस चैप्टर को कवर करेंगे। आसान चैप्टर है। और नीट के अंदर अगर हम बात करें, एक पिछले पीवाईक्यूज़ को, हर चीज़ को देखते हुए, एनालिसिस को देखते हुए अगर हम बात करें, तो नीट के अंदर इस चैप्टर से आपके अप्रोक्स 1 से 2 क्वेश्चन जो हैं, मैक्सिमम 2 क्वेश्चन और कभी कभी 2 से 3 भी क्वेश्चन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन नीट के अंदर इस चैप्टर से जो है वो पूछे जाते हैं, राइट। ठीक है, इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस एक बायो का विद्यार्थी अच्छे से जानता होगा, क्योंकि नीट के अंदर 1 से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा भी होते हैं। 4 और 4 8 नंबर के क्वेश्चन, 8 नंबर नीट में बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये बात आप अच्छे से जानते हैं। तो 12th का अगर सॉरी 11th का कोई स्टूडेंट भी अगर इस चैप्टर को यहाँ से देख रहा है तो आराम से कंटिन्यू कर सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी है, बहुत अच्छे से समझ में आती है। ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, चैप्टर को अपन आराम से जो है वो शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग ये कह रही है, चैप्टर की स्टार्टिंग जब हम करेंगे तो लिख रहा है, सबसे पहले तो अपन थोड़ी सी आउटलाइन देख लेते हैं। सबसे पहले अपन क्या देख लेते हैं, थोड़ी सी आउटलाइन, या जिसको मैं समरी कहूँ, वो देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर बेसिकली हमको पढ़ना क्या क्या है। सबसे पहला जो चैप्टर के अंदर पॉइंट पढ़ना है वो आपका तंत्रिकीय तंत्र है। कौन सा है? न्यूरॉन का जो सिस्टम है, तंत्रिका का जो तंत्र है वो आपको पढ़ना है। उसके बाद मानव का तंत्रिका तंत्र पढ़ना है। उसके बाद तंत्रिका की कोशिका की संरचना पढ़नी है। और उसके बाद केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का अध्ययन करना है। ये 4 पॉइंट है। समझ में नहीं आया होगा नाम वगैरह से तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये 4 पॉइंट इस चैप्टर के अंदर पढ़ने हैं, पूरे चैप्टर के अंदर। अब वो आपको मैं पढ़ाऊंगा, अच्छे से समझ में आएंगे। सबसे पहली चीज़, चैप्टर के नाम से क्या पता चल रहा है कि तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय। इसका मतलब ये है कि शरीर में कोई ना कोई तो ऐसा तंत्र है, शरीर में कोई ऐसा तंत्र है जिसको तंत्रिका तंत्र यहाँ लिखा है। और उस तंत्र का कार्य क्या है वो इस चैप्टर में पढ़ना है। पूरा तंत्रिका के ऊपर चैप्टर है ये। उसका नियंत्रण किस प्रकार से हो रहा है, कौन उसका समन्वय कर रहा है बॉडी के अंदर, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है। तो आइए एनसीईआरटी को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि तुम जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं। बहुत अच्छे से जानते हैं, मानव शरीर के अंदर बहुत ही सारे अंग पाए जाते हैं। अगर मैं उस अंग की बात करूं, कुछ नॉर्मल अंगों के आपको नाम बताऊं, तो जैसे आपके पास आमाशय है, आपके पास यकृत है, ऐसे खूब सारे आपके पास अंग हैं। पित्ताशय है, ठीक है ना। ये सारे बहुत सारे अंग हैं आपके पास। स्टमक हो गया। और अंग तंत्र भी है, अंग तंत्र भी है। अंग तंत्र से कहने का मतलब है, जैसे आपका पाचन तंत्र हो गया। कौन सा तंत्र हो गया? पाचन तंत्र हो गया। दूसरा आपका जनन तंत्र हो गया, जनन तंत्र हो गया। आपका तंत्रिका तंत्र हो गया, आपका तंत्रिका तंत्र हो गया। आपका अ, उत्सर्जन तंत्र हो गया, उत्सर्जन तंत्र हो गया। आपका श्वसन तंत्र हो गया, आपका श्वसन तंत्र हो गया। तो ऐसे जो है खूब सारे तंत्र पाए जाते हैं, सॉरी अंग तंत्र, यहाँ ऐसे बहुत सारे तंत्र जो हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो तंत्र हैं, जैसे पाचन तंत्र हैं, उसके अंदर खूब सारे पाचन वाले अंग जो हैं वो सम्मिलित होते हैं। यानी अंग से ही तो अंग तंत्र बनते हैं। अगर हम आउटलाइन की बात करें तो सेल से क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन बनते हैं। ऑर्गन से ही तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। ऑर्गन से ही तो ऑर्गन सिस्टम बनेंगे। यानी कि एक ऑर्गन सिस्टम को देख रहे हो तो उसके अंदर होंगे तो ऑर्गन ही। जैसे आप पाचन तंत्र को देख रहे हो तो होंगे तो उसके अंदर अंग ही। लेकिन अंग क्या होंगे? एक से अधिक अंग होंगे। वो आपस में समन्वय से कार्य कर रहे होंगे, एक दूसरे के मेल जोल से वो कार्य कर रहे होंगे। तभी इसको हमने तंत्र नाम दिया पूरे को।
और वो एक स्पेसिफिक क्रिया कर रहे होंगे, तब उसको अपन तंत्र बोलते हैं। अंग पाए जाएंगे, एक से अधिक अंग होंगे, समन्वय से वो कार्य करेंगे और एक कार्य वो को संपन्न करेंगे। जैसे पाचन तंत्र है तो वहाँ पे आपकी आहार नाल कार्य करती है, आपकी आहार नाल कार्य करती है। आहार नाल के अंदर आपकी छोटी आंत हो गई, ये सारे अंग हैं। आमाशय आपका इसके अंदर यूज होगा, ग्रसनी ग्रसिका, ये सारे ऑर्गन जो है इसमें यूज होते हैं। और चूंकि ये सारे ऑर्गन एक कार्य कर रहे हैं और वो कार्य है पाचन का कार्य, तो इसलिए उन सबको जो है वो पाचन तंत्र के अंदर डाला गया। क्लियर है क्या बात ये? तो ऐसे खूब सारे जो तंत्र हैं वो शरीर के अंदर पाए जाते हैं और उसी तंत्र का एक तंत्र है तंत्रिका तंत्र, उसी का एक तंत्र है तंत्रिका तंत्र, जो अपन इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। बहुत सारे ऐसे अंग और अंग तंत्र वो स्वतंत्र कार्य नहीं कर सकते, उनको किसी न किसी की आवश्यकता होती है, उनको समन्वय की आवश्यकता होती है। वो अकेले कार्य नहीं कर सकते, वो अकेले कार्य नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट चाहिए। उनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए। जैव स्थिरता बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक है। इनको क्या चाहिए? सपोर्ट चाहिए, इनको समन्वय चाहिए, मेलजोल चाहिए, हेल्प चाहिए, तभी ये अच्छे से कार्य करेंगे। जैव स्थिरता के लिए, जैव स्थिरता या जिसको सम अवस्था कहते हैं, उसके लिए सम अवस्था के कहने का मतलब है अपना शरीर के अनुकूल कार्य करना है, सम अवस्था बनाए रखनी है शरीर की। शरीर का कोई भी उस अंग तंत्र की वजह से शरीर के अंदर कोई भी डिस्टर्बमेंट नहीं होना चाहिए। शरीर एकदम जैव स्थिरता रहनी चाहिए उसके अंदर, शरीर को कोई भी उसके अंदर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, शरीर के अंदर ऊंच नीच नहीं होनी चाहिए, उस चीज़ से सम अवस्था बनाए रखनी चाहिए। जैसे शरीर का अंदर का टेम्परेचर उससे परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ऐसा समन्वय चाहिए अंदर। ठीक है ना, इसीलिए जैव स्थिरता को तो बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अपना शरीर जैसा है वैसा रखना चाहिए अपने को, है ना, वो ज़्यादा ज़रूरी है, समअवस्था जिसको बोला जाता है। तो इसके लिए अपने को समन्वय चाहिए। एक अकेला अंग तंत्र कार्य नहीं कर सकता, एक अकेले अंग भी कार्य नहीं कर सकते, उन अंगों का मेलजोल चाहिए, उन अंगों के समन्वय की आवश्यकता होती है और तंत्रों के भी आपस में समन्वय की आवश्यकता होती है। एक अकेला तंत्र स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता है। ठीक है, समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है। समन्वय के अंदर क्या होगा? समन्वय का कहने का मतलब ऐसे अपन कह सकते हैं मेलजोल, या फिर इंग्लिश के अंदर हम बात करें तो अपन बोल सकते हैं इंग्लिश के अंदर इसको, जैसे समन्वय है तो इसको अपन इंग्लिश के अंदर नाम अगर इंग्लिश के अंदर इसका देखा जाए तो इसको कोऑर्डिनेशन कहते हैं। लेकिन हम अपने समझने के लिए एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं, कम्युनिकेशन। दो अंगों के बीच में कम्युनिकेशन कैसा है, बात समझ में आई क्या? हेल्प करनी, कम्युनिकेशन, इंट्रैक्शन कह सकते हैं उस चीज़ को, है ना। तो समन्वय के अंदर एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके अंदर दो या फिर उससे अधिक अंगों के बीच में क्रियाशीलता बढ़ती है। एक कार्य ये कर रहा है तो ये थोड़ी हेल्प कर रहा है, दो तीन साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, दो तीन अंग क्या कर रहे हैं? साथ में मिलकर कार्य कर रहे हैं, वो होती है समन्वयता। ठीक है, ये वो होता है इंट्रैक्शन, वो होता है कम्युनिकेशन, उसी को ये अपन समन्वयता कहते हैं। वे एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है, हेल्प मिल रही है, एक दूसरे अंगों के कार्य करने में हेल्प मिल रही है। उदाहरण के लिए क्या है, एक प्यारा उदाहरण दिया गया है। जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, जब हम शारीरिक व्यायाम करेंगे, जैसे अपन मॉर्निंग के अंदर व्यायाम करने चले गए, तो व्यायाम के अंदर बेसिकली हम दौड़ रहे हैं, मान लो अपन क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। दौड़ने के अंदर आप देखोगे तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी। अब आपको दौड़ोगे, दौड़ोगे मतलब पेशियां भी आपकी वर्क करेगी, पेशियां चलेगी, पेशियां चलेगी तो वहां पे कार्य होगा। कार्य अगर कोई हो रहा है तो वहां पे ऊर्जा की आवश्यकता होती है, कोई भी कार्य हेतु किसकी आवश्यकता होती है? ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाएगी जब आप व्यायाम करोगे तो। अब ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। जब आपको ऊर्जा चाहिए तो ऊर्जा कैसे मिलती है? एक चीज बताओ, ऊर्जा कैसे मिलती है? जब बाहर से ऑक्सीजन आपके शरीर के अंदर जाएगा और वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, वो ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगी एटीपी, और उस एटीपी से आपको मिलेगी ऊर्जा। उस एटीपी से आपको क्या मिलेगी? ऊर्जा मिलेगी। इसका मतलब ऑक्सीजन चाहिए। सबसे पहले व्यायाम किया आपने, पेशियों का संचालन किया, तो ऊर्जा चाहिए। अब पेशियों को आवश्यकता किसकी? ऊर्जा की। ऊर्जा कहाँ से आएगी? जब आपके अंदर ऑक्सीजन जाएगी तो ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ गई। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर और वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाएगा। ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए तो श्वसन दर ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा श्वसन दर होगी तब ऑक्सीजन अंदर जाएगी तेज। हृदय स्पंदन दर, हृदय की धड़कने की गति तेज होगी तो सभी अंगों तक जो है ज़्यादा मात्रा में जो है वो ऑक्सीजन हृदय पहुंचाएगा, ब्लड पहुंचाएगा, ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी सभी अंगों के अंदर, तो हृदय स्पंदन दर होनी चाहिए। वृक्क वाहिनियां में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक हैं। वृक्क यानी किडनी की बात हो रही है। वृक्क का मतलब क्या होता है? किडनी। किडनी की जो वाहिनियां हैं उसके अंदर ब्लड प्रेशर, रक्त का प्रवाह, ब्लड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा? रक्त के बहने की जो गति है वो क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, क्योंकि हृदय स्पंदन दर बढ़ रही है, हृदय तेज गति से फेंक रहा है ब्लड को, तो रक्त के प्रवाह की दर भी बढ़ना, ये सारी चीज़ें स्वाभाविक है। तो देखो, अपन गए थे व्यायाम करने,
और व्यायाम में कितनी चीज़ों का इंटरेक्शन हुआ, श्वसन वहाँ पे यूज हो गया, वहाँ पे आपका हृदय वाला यूज हो गया, हृदय वाले को आप क्या बोलते हो, सर्कुलेशन हो गया आपका, ठीक है। और साथ ही साथ आपका किडनी वाले का हो गया, उत्सर्जन वाली चीज़ें। तो इतने सारे अंग तंत्र हैं यहाँ पे जो देखा जाए तो श्वसन तंत्र, परिचंचरण तंत्र और उत्सर्जन तंत्र एक साथ इतने, और साथ ही साथ आपके पेशियों के संचालन वाला भी हो गया, ठीक है। तो इतने सारे जो कार्य हैं, इतने सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं, तो अकेला तो कोई तंत्र कर नहीं सकता। तो सारे तंत्र यहाँ पे देखो मिक्स हुए, सिर्फ एक व्यायाम करने गए थे हम और सारे तंत्र यहाँ पे यूज हुए। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी अंग तंत्र है स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकता, उसको इंटरेक्शन की आवश्यकता होती है, उसको कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है, उसको समन्वय की आवश्यकता होती है। वो समन्वय आपस में करते हैं अंग एक दूसरे के। यस, इतना क्लियर हुआ आपको। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं, अब आप व्यायाम बंद कर दिया तो तंत्रिकी क्रियाएं, फुफ्फुस, हृदय रुधिर वाहिनियां, वृक्क एवं अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। तो अब वहाँ पे क्या हो गया, कम्युनिकेशन स्थापित हो गया, वापस नॉर्मल चीज़ें हो जाएगी सारी। हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। समन्वय कौन कौन से तंत्र करते हैं, एक तो तंत्रिका तंत्र है और दूसरा अंतःस्रावी तंत्र। ये जो है वो दोनों मिलके सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में क्या करते हैं, समन्वय स्थापित करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कौन कौन से ऐसे तंत्र हैं जो समन्वय के अंदर हेल्प करेंगे? तो एक आपका तंत्रिका तंत्र है, दूसरा आपका अंतःस्रावी तंत्र है। ये पूरे क्रियाएं करवाएंगे शरीर के अंदर जितनी भी हैं, सारी क्रियाओं के अंदर कहीं ना कहीं ये यूज होंगे। और ये ऐसे दो तंत्र हैं, ठीक है। और सभी क्रिया जो होती है ताकि संचालित होती रहे, चाहे वो पाचन हो, चाहे उत्सर्जन हो, चाहे श्वसन हो, चाहे जनन हो, सारी चीज़ें, और सभी का इसके अंदर रोल है। अंतःस्रावी तंत्र का कहो या तंत्रिका तंत्र का हो। आपको अगर उदाहरण से समझाएं तो जैसे आपका जनन तंत्र है, जनन तंत्र के अंदर खूब सारे हार्मोन होते हैं। क्या होते हैं? खूब सारे हार्मोन होते हैं जो कि अंतःस्रावी तंत्र के अंदर आते हैं। हार्मोन सारे पढ़ते हैं अपन, इससे अगला जो चैप्टर है वो हार्मोनों का है, उसके अंदर ये पूरा पूरा अंतःस्रावी तंत्र आएगा। तो क्या हार्मोन वाला प्रोसेस तो जनन तंत्र था, अब जनन तंत्र के अंदर यूज आया कि नहीं आया अंतःस्रावी तंत्र का? हार्मोन तो यहाँ से आएगा, हार्मोन इस तंत्र के द्वारा आएगा, ठीक है ना। तो ये चीज़ें यूज होती है हर चीज़ के अंदर। तंत्रिका तंत्र तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा, क्योंकि मस्तिष्क वगैरह सारे पार्ट्स इसके अंदर पड़ते हैं अपन तंत्रिका तंत्र के अंदर। और मस्तिष्क तो अपना पूरा मशीन है, यहाँ से तो सारी चीज़ें चलती हैं, यहीं से तो सारी चीज़ें, ये बंद हो जाए तो सब बंद। तो ये चीज़ है कि ये हर जगह आपको देखने को मिलेंगे, हर अंग के अंदर, हर क्रिया के अंदर जो है कहीं ना कहीं इनका यूज होगा, समन्वय स्थापित करते हैं। तंत्रिकी तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। त्वरित का मतलब होता है जल्दी, त्वरित का मतलब होता है जल्दी, और समन्वय स्थापित करना, जल्दी कम्युनिकेट करना, किसी चीज को जल्दी पकड़ना, उसके लिए कौन सा तंत्र काम आएगा? तंत्रिका तंत्र। और वो एक जाल बिछा हुआ था, पूरे शरीर के अंदर होगा और बिंदु दर बिंदु जुड़ा हुआ होगा आपस में। न्यूरॉन जो होते हैं, तंत्रिका तंत्र की इकाई होती है न्यूरॉन की कोशिका। वो न्यूरॉन की कोशिका पूरे शरीर के अंदर फैली होती है और एक बिंदु से दूसरे बिंदु में जुड़ी हुई होगी, खूब सारी पूरे शरीर के अंदर जुड़ी हुई फैली हुई रहती है। तो ये इसका ऐसे ताकि बिंदु दर बिंदु कार्य होता रहे, बिंदु दर बिंदु कार्य होता रहे, त्वरित यानी तेजी गति से समन्वय हो। ऐसे अगर जुड़ी हुई है तो तेज गति से चीजें जाएगी, क्या जाएगी? तेज गति। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। दूसरा जो अंतःस्रावी तंत्र था वो हार्मोन द्वारा बनाता है, रासायनिक समन्वय वो भी करता है, वो हार्मोन द्वारा करता है। जब वो हार्मोन द्वारा करेगा तो ये एक त्वरित वाली तो बात है नहीं, इसमें कुछ जल्दी तो नहीं होगा, हार्मोन बनेगा, हार्मोन रिलीज होगा, ब्लड के द्वारा वो हार्मोन उस अंग के पास जाएगा, फिर वो कार्य करेगा। लेकिन तंत्रिका तंत्र के अंदर बात करें तो वो तो बहुत तेज होता है। जैसे आपके पैर के अंदर थोड़ा सा कांटा चुभ गया, आपके पैर के अंदर हल्का सा कांटा चुभ गया और आपको कांटा चुभते ही तुरंत सेकंड के अंदर आपको मस्तिष्क को पता चल गया कि कुछ लगा है पैर के अंदर। तो वो चीज़ें कैसे पता चले कि जहाँ आपका कांटा लगा वहाँ आपके न्यूरॉन है, उस न्यूरॉन को कांटा लगते ही सूचना मिली, वो न्यूरॉन अगले न्यूरॉन को, यहाँ से न्यूरॉन जुड़े हुए, यहाँ से न्यूरॉन पूरे शरीर से मस्तिष्क के अंदर वापस वो जुड़े हुए, यहाँ से सूचनाएं चलती गई चलती गई चलती गई और पहुंच गई मस्तिष्क में हाथों हाथ सेकंडों के अंदर। अब जब सेकंडों में पहुंच रही तो मैं त्वरित वर्ड यूज करूंगा, तेज गति से होती है चीजें यूज करूंगा। लेकिन हार्मोन के अंदर है जैसे, तो हार्मोन बनेगा, फिर हार्मोन स्त्रावित होगा जब चाहिएगा तब, उसके बाद जब स्त्रावित होगा फिर वो ब्लड के थ्रू उस ऑर्गन के पास जाएगा और फिर वो कार्य करेगा। तो इसमें तो त्वरित वाली बात नहीं है, ये तो धीमी गति का प्रक्रम है, ठीक है। इस अध्याय में आप मनुष्य के
इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्रिका तंत्र और तंत्रिकी समन्वय क्रियाविधियों जैसे कि तंत्रिकी आवेग के संचरण और आवेगों का सिनेप्स से संचरण का अध्ययन करेंगे। ये चीज़ आप अभी छोड़ दो, 2 लाइन जो मैंने बोली ये चैप्टर के अंदर पर पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से फील आ जाएगा। क्लियर है क्या? क्या बेसिक क्लियर है कि नहीं है? जो आपका एनसीईआरटी का पहले एक पैराग्राफ था वो क्लियर हुआ कि नहीं बताओ। उसके बाद अभी अपन स्टार्ट करेंगे तंत्रिकीय तंत्र। क्या होता है तंत्रिका तंत्र, शरीर के अंदर कहाँ पे है ये, किस प्रकार से कार्य करता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। सभी प्राणियों का तंत्रिका तंत्र अति विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जिन्हें तंत्रिका कोशिका या तंत्री कोशिका कहते हैं। ये चीज़ बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका जो तंत्रिका तंत्र है एक अलग तंत्र है शरीर के अंदर, और वो जो तंत्र है एक स्पेशल कोशिका का बना हुआ है, एक विशिष्ट कोशिका का बना हुआ है। उस विशिष्ट कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं। उस विशिष्ट कोशिका को तंत्रिका कोशिका कहते हैं और सभी प्राणियों के अंदर ये तंत्र पाया जाता है। और उस तंत्रिका तंत्र को विशेष प्रकार की जो कोशिका है उसको क्या कहा जाता है, तंत्री कोशिका या तंत्रिका कोशिका। इंग्लिश के अंदर उसको अगर हम बोलें तो उसको बोला जाता है न्यूरॉन सेल। क्या बोला जाता है? न्यूरॉन सेल बोला जाता है। क्या कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ये विभिन्न उद्दीपनों को पहचान कर ग्रहण करती है। उद्दीपन का कहने का मतलब जैसे आपके पैर के अंदर कांटा लगा तो वो आपका उद्दीपन हुआ, उसको पता एकदम उद्दीपन हुआ। जैसे ही उद्दीपन होगा तो उस उद्दीपनों को ये न्यूरॉन ग्रहण करता है। कुछ नई चीज़ हुई, कांटा लगा तो न्यूरॉन ने ग्रहण कर लिया कि कुछ हुआ है। जैसे ही उद्दीपन के बारे में होता है तो ये एक्टिव हो जाता है, ये काम करना शुरू कर देता है और ये उद्दीपनों को पहचान के जैसे ही ग्रहण करेगा और ग्रहण करके उनका संचरण कर रहा है। संचरण का कहने का मतलब है परिवहन करवाता है। क्या करवाता है? परिवहन करवाता है। एक जगह से दूसरी जगह पे मस्तिष्क की ओर वो इस चीज़ को भेजता है और फिर मस्तिष्क उसका सॉल्यूशन देता है और वो सॉल्यूशन उस अंग को भेजता है। तो मस्तिष्क ने सॉल्यूशन दिया कि कांटा निकालना है तो मस्तिष्क ने हाथ को एक्टिव किया, हाथ गया और हाथ ने कांटा निकाल दिया। ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है। ठीक है। निम्न और कुछ उदाहरण यहाँ पे दिए गए हैं जैसे कि निम्न अकशेरुकी प्राणी जो है उसमें तंत्रिकी संगठन बहुत ही सरल प्रकार का होता है। निम्न अकशेरुकी जो प्राणी, हम मनुष्य जो है वो कशेरुकी प्राणी है इसलिए इसके अंदर तंत्रिका तंत्र जटिल होता है। लेकिन जो अकशेरुकी प्राणी है जिसके अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती उनके अंदर तंत्रिकी संगठन तंत्रिका तंत्र बहुत ही सरल प्रकार का होता है, नॉर्मल होता है। उदाहरण के लिए एक प्यारा उदाहरण दिया गया है हाइड्रा का। किसका उदाहरण दिया गया है? हाइड्रा का उदाहरण दिया गया है। और वो जो हाइड्रा है उसमें ये तंत्रिके जाल के रूप में होता है। हाइड्रा के अंदर तंत्रिका का जाल होता है और ये आपको याद रखना है, स्टार मार्क है तंत्रिकी जाल। कीटों का तंत्रिका तंत्र अधिक व्यवस्थित होता है। कीट जो होते हैं वो थोड़ा सा कीटों का क्या होगा, अधिक व्यवस्थित होगा और ये मस्तिष्क अनेक गुच्छिकाओं का बना होगा और तंत्रिकी ऊतकों का बना होता है। और कशेरुकी प्राणियों में सबसे अधिक विकसित तंत्रिका तंत्र पाया जाता है कशेरुकियों के अंदर, जिसके अंदर मनुष्य भी शामिल हैं। और कीटों के अंदर किसका? गुच्छिकाओं का और तंत्रिकी ऊतकों का। और हाइड्रा के अंदर तंत्रिका जाल का। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। उसके बाद मानव का तंत्रिका तंत्र अपन पढ़ेंगे। ये तो अपना बेसिक था यहाँ तक। यहाँ तक आपको अच्छे से एनसीईआरटी रीड करनी। नीट के अंदर पॉइंट ऑफ बात करें तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। नीट के अंदर अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ से बन सकते हैं। एक तो हाइड्रा में तंत्रिकी जाल के रूप में और दूसरा कीटों के अंदर तंत्रिका तंत्र जो है वो गुच्छिक मस्तिष्क जो है वो अनेक गुच्छिकाओं में बटा होगा और तंत्रिकी ऊतकों का बना हुआ होगा। ठीक है। न्यूरल टिश्यू होंगे। क्या होंगे? न्यूरल टिश्यू होंगे। क्लियर? उसके बाद मानव का तंत्रिका तंत्र हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें मानव के तंत्रिका तंत्र की तो मेरे ख्याल से ये पार्ट 1 रखते हैं इसको, और मानव के तंत्रिका तंत्र को अगली क्लास में अपन स्टार्ट करके यहाँ तक पूरा कर लेंगे और आपकी जो न्यूरॉन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को समझेंगे और सिनेप्सिस तक अपन आराम से आ जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ तक आ जाएंगे, संचरण तक यहाँ तक पूरा करेंगे। फिर अगले लेक्चर के अंदर संचरण पढ़ लेंगे, उसके बाद सिनेप्स वगैरह वो आगे पढ़ लेंगे। तो यह आज का जो ये लेक्चर था वो आपका बेसिक था। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब एक बार इसकी एनसीईआरटी पढ़ लेना। इंपॉर्टेंट चीज़ तो इसमें यही थी दो, और दूसरी चीज़ ये परिभाषा थी इंपॉर्टेंट। अगर आप 11th के स्टूडेंट हैं, थोड़ा बहुत यहाँ का बेसिक अच्छा था जिसको समझाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद मानव का जो तंत्रिका तंत्र है वो अपन अगली क्लास के अंदर स्टार्ट करेंगे और बड़े ही प्यारे तरीके से, बड़े ही अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।